अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में गामज़न है। इस हवाले से उनका ये तासुर ही नहीं, यकीन भी है कि पाकिस्तान की मईशत के जो इशारिये हैं वो मुस्बत हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा महंगाई की सूरत हाल के बारे में भी उनका ये ख्याल है कि ये वक्ती है और यही 2-4 महीने की बात है और मामला जो है महंगाई के हवाले से भी दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरक्स हैं। इस वक्त तक जो इक़दामात दिखाई देते हैं उसके नतीजे में वो तमाम अवामिल कार फरमा हैं जो महंगाई का सबब बनते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, चाहे वो जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसके इस्तिस्ना के हवाले से एक रिव्यू हो, या ये कि जो हमारी टैक्सेशन की सूरत हाल है उसको भी अगर देखा जाए तो वो भी इक़दामात ऐसे हैं जो बजाय इसके कि सूरत हाल को मतवाज़ी फैलाव का सबब बने और उसके नतीजे में जो वसाइल हैं उनकी दस्तयाबी जो है वो ठोस सूरत हाल इख्तियार कर सके, एक मतवाज़ी जो निज़ाम है वो वज़ा होता चला जा रहा है। और वो जो नेट में लाने की कोशिश होती है, जाल में लाने की कोशिश होती है, वो नाकाम होती हुई दिखाई देती है। और ज़ाहिर है कि अगर वसाइल नहीं हैं तो फिर आप हुकूमत जो है वो कैसे चलाएंगे, अवाम को रिलीफ जो है वो क्यों कर दे सकेंगे। IMF की शराइत अपनी जगह पे हैं। इकोनॉमिक्स जो होती है वो बुनियादी तौर के ऊपर मैनेजमेंट होती है, मैथमेटिक्स नहीं हुआ करता। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है और उसके नतीजे में सूरत हाल जो है वो दिगरगू हो रही है। और हम ऐसे इक़दामात कर रहे हैं, हम शरह सूद में इजाफ़ा कर रहे हैं जिसका हमारी महंगाई से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अगर आज फूड सिक्योरिटी के वफाकी वज़ीर जो हैं फ़खर इमाम साहब, वो बैठ के ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारी गंदम जो है वो जो पैदावार हुई थी 27 मिलियन टन की, उससे ज़्यादा होगी। हम कॉटन की बेल्स जो हैं वो हम 9 मिलियन बेल्स को टच करने जा रहे हैं। हमारा चावल जो है हमारे पास हमारे इस्तेमाल की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, हम उसको बरामद कर सकते हैं और हम उससे एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला का ज़रिया जो है वो बन सकते हैं। तो फिर ये सारे अवामिल जो हैं ये बुनियादी तौर पर दिखाई क्यों नहीं देते हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान के टैक्सेशन के निज़ाम को उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हालात वाक़यात जो हैं वो उनके टिप्स पर हैं। वो FBR के चेयरमैन भी रहे हैं और अंदरूनी तौर पर सूरत हाल को जानते भी हैं और वो इन हालात वाक़यात के हवाले से एक अपनी सोच और फ़िक्र जो है वो भी रखते हैं। मेरे आज के मेहमान साबिक़ चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, ये फरमाइएगा कि ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं पहले तो, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक अवामी मसला है और ये बात कही जाती है जब भी शरह सूद में इजाफ़ा होता है तो स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से ये इंदिया दिया जाता है कि जनाब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टूल है। किताबी सतह तक तो बिल्कुल ठीक है और जिन ममालिक के अंदर इसका बराह रास्त ताल्लुक़ सारिफ से है वहाँ भी ये दुरुस्त होगा। आपको क्या लगता है कि हम इस तरह के इक़दामात करके जो किताबी हैं, जो बाहर के ममालिक में फिट इन हो सकते हैं, हम खुद अपनी गर्दन में फंदा टाइट करते चले जा रहे हैं? शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये चाहता हूँ कि जो आपने पहला सवाल किया था, पहला ऑब्जर्वेशन दिया था कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बुनियादी अशारिये जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और ये महंगाई वगैरह जो है ये टेम्परेरी है और ये ओवर द टाइम खत्म हो जाएगी। देखिए नदीम साहब, मैं इमरान साहब की बात से एग्री करता हूँ एक लिहाज से,
मगर एक लिहाज से मैं उसको बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये इसके दो मुख्तलिफ जाविये हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जैसी मईशत में हमेशा ये इशू रहा है कि पाकिस्तान में जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या कोई पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो आम आदमी पे नहीं जाता और वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में चला जाता है और पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है और अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता जाता है। तो आज भी यही पोजीशन है कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन का मसला या इंडिकेटर बेहतर हैं, तो वो बिल्कुल बेहतर हैं उन लोगों के लिए जिनका जो एक मुतवस्सित या उससे आला तबके में ताल्लुक रखते हैं और जो आगे उन चीजों को देख रहे हैं जो डिफरेंट हैं। मगर जो आदमी 50,000 या 25,000 या 30,000 या 40,000 तनख्वाह लेता है और जो गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, जमींदार नहीं है, उसकी हालत पाकिस्तान में बिल्कुल दगरगू हो चुकी है। अब प्रॉब्लम जो हमारे माशरे में हमेशा आती रही है नदीम साहब, वो ये है, और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कि ये जो हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं पाकिस्तान में, वो हमेशा उनके जो आईज एंड ईयर्स होते हैं उनको वो बातें पहुंचाई जाती हैं जो कि उनको अच्छी लगती हैं और वो बातें उनको नहीं पहुंचाई जाती जो उनको अच्छी नहीं लगती। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो हुक्मरान होता है वो आवाम से दूर होता जाता है और फिर वो ये परसेप्शन देता है कि सब कुछ अच्छा है, जबकि सब कुछ अच्छा नहीं नहीं है। होता। अच्छा, इसमें पाकिस्तान शबर में जैदी आज साहब, सब आपने कुछ चूंकि बात की है 50,000 30,000 मतवस्त तबके की, गुजारिश ये है कि आपको दिखाई नहीं देता कि जो मतवस्त तबका है वो आप गुर्बत की सतह की लाइन तक पहुंच चुका है। आप अगर ऑन एवरेज देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो नौकरी पेशा लोग हैं या महदूद आमदन वाले लोग हैं, कितनों की तनख्वाह जो है वो 50,000 से 75,000 के दरमियान है। और अगर है मैं भी, वही बात कर रहा था ना आपसे। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जिन लोगों की तनख्वाहें इस लेवल से कम है या आमदनी इस लेवल से कम है, वो तो पाकिस्तान में बुरी तरह पिस चुके हैं। जब आप बैठ के इस्लामाबाद में ओवरऑल बेसिस पे जीडीपी निकालेंगे, जब आप ओवरऑल बेस पे चीजें निकालेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा, प्रोडक्शन बढ़ गई। मगर सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का जो आम आदमी है जिसकी आमदनी 50,000 से कम है, वो तो बुरी तरह पिस रहा है और पाकिस्तान का वो उसकी माशी हालात अच्छी नहीं है और वो अच्छी खराब से खराब तर होती जा रही है। और नदीम साहब, मैं आपको एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि ये जो खराब से खराब तर हो रही है, ये कोई एक दिन का या 2 दिन का वाकया नहीं है, ये तकरीबन एक बड़े लंबे अरसे से खराब हो रही है और इन द लास्ट 2 3 4 ईयर ये और ज्यादा खराब हो गई है। मगर मैं फिर आपको जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इन जो लोगों का जो हालात है, ये हालात किताबों की इकोनॉमिक्स में नहीं आते। जो हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है आज कि वो ये बता सके कि जिस आदमी की तनख्वाह आज 30,000 या 35,000 आमदनी है, वो अपने 3 बच्चों को कैसे खाना खिलाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कहाँ रखेगा, कैसे बिजली का बिल देगा। ये हमारे लिए कोई चीज नहीं है। हम बैठ के पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। तो मैं शबर जैदी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ बिल्कुल रहा है। जी, मैं आता हूं वापस। बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में माशी हालात उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में मेरे लिए रेलेवेंट है वो अच्छे नहीं हैं और ना मुझे अच्छे होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं शबर जैदी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। शबर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है, हालात तो ख़राब हैं, लेकिन आपको दिखाई देता है कि जो पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो हरकत है वो एक मतवाजी निज़ाम को भी जन्म दे रही है और बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें से लोग निकल रहे हैं। और ये भी एक फैक्टर काउंट करता है जब हम देखते हैं कि मार्केटों में रेल पेल है या दुकानों में रश है। देखिए, बात ये नहीं है, थोड़ी सी फिर वो वाली बात है। देखिए,
जो मार्केटों में रश है और दुकानों में रेल पेल है, देखिए मुझे बताइए ना, 22 करोड़ का मुल्क है, जो दुकानों में रेल पेल है वो भी उन्हीं लोगों की जिनकी जेब में पैसे हैं सर। मैं तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जिनके पास पैसे नहीं है वो बेचारे तो मार्केट में जाते ही नहीं है, उनके पास तो हिम्मत ही नहीं है मार्केटों में जाने की। ये जो आपको रेल पेल नजर आ रही है, ये सिर्फ 1-2 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में जो आगे पीछे खेल रहे हैं। पाकिस्तान का 18 से 20 करोड़ आदमी पाकिस्तान में मेरे हिसाब से नदीम साहब पिछले तकरीबन 30 से 40 साल से बुरी तरह पिस रहा है। इसके लिए इसका कोई वाली वारिस नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को, जिस तरह आप, अब मैं दूसरी सवाल पे आता हूं, पाकिस्तान की मईशत को अगर आपने किताबी उसूलों पे चलाया तो ये माशरा तबाही की तरफ चला जाएगा और आपको कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान का जो माशरा है वो बिल्कुल टोटली दो तबकों में बढ़ चुका है। एक तबका आपको नजर आता है कि रेस्टोरेंट में बहुत रश है, आपको नजर आता है कि शादियों में बड़ा खाने हो रहे हैं, मगर वो लोग हैं जो लोग एक सतह से ऊपर हैं। मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, जो मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो उसमें तो मुझे शायद इन्फ्लेशन की कोई तकलीफ नहीं है, मगर जो मेरा ड्राइवर है या मेरा जो कुक है या मेरे घर में जो काम करती है खातून, उनके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि अब वो लोग एक अजीब जगह पहुंच चुके हैं और वो लोग पाकिस्तान में अक्सरियत में हैं। मैं जो बात आपको करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के मईशतदान, जिनको मैं किताबी मईशतदान कहता हूं, वो इन लोगों के लिए कोई चीज नहीं सोचते। वो अपनी किताबों में बैठकर इंडिकेटर्स लगाते रहते हैं और वो गलत है। मैंने इसीलिए, आपने देखा होगा, आज एक आर्टिकल लिखा है, मैंने 2 आर्टिकल लिखे हैं पिछले हफ्ते में। एक आर्टिकल मैंने लिखा है, उसका नाम है रिच पीपल पुअर कंट्री। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें इतनी दौलत है, अगर आप उन लोगों में तबकों में घूमें, कि आपको लगता है कि आप किसी बहुत अमीर मुल्क में बैठे हुए हैं। तो वो आवाम का कुछ तबका निहायत अमीर है और कुछ तबका निहायत गरीब है, गरीब है। और अब कुछ लोगों के शबरजादी पास। साहब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये फरमाइएगा कि मतलब आप टैक्सेशन के महकमे के सरबराह रहे हैं, अब जब ये मिनी बजट की बात होती है या इस्तिस्ना ख़त्म करने की बात होती है, अ, ये जो वसाइल का हमें एक कमी का एक रुझान पैदा हो गया है और हमें अपने अखराजात के लिए ये जो हमारी झोली फैली हुई है और अब समझ में नहीं आती कि दामन का कोई हिस्सा बच गया कि नहीं कर्ज लेने से, ये वजह क्या है? कि मतलब आप वहाँ बैठे हैं, आपने देखा है सूरत हाल को? देखिए बात यह ना कि पाकिस्तान में जो टैक्स का निजाम है वो वो ग्रास रूट पे जा ही नहीं सका है ना जी, हमारी नाकामी है ये। और मैंने इसी तरह, जैसा आज मेरे आर्टिकल पढ़े, हमारे पास एक तकरीबन 40 से 50% तक हमारी कैश इकोनॉमी चली गई है, और गवर्नमेंट के पास, किसी भी स्टेट के पास वो रिट नहीं है कि वो दुकानदारों को और उन लोगों को जो टैक्स नहीं देते उनको अपनी सिस्टम में लेकर आए। तो गवर्नमेंट की रेट खत्म हो गई है इस मुल्क के अंदर टैक्स लेने की। तो वो रेट जब खत्म हो गई है तो फिर आपके रिसोर्सेज 5-6 हजार 5,000 बिलियन के आसपास हैं, जो कि 12,000 होने चाहिए। तो वो अगर या तो आप रेट कायम करें, मगर तमाम गवर्नमेंटें शटर पावर से डरती हैं, तमाम गवर्नमेंटें माफिया से डरती हैं, तमाम गवर्नमेंटें अपने, देखिए मैं वापस उसी बात पे आता हूं। देखिए नदीम साहब, आपके आसपास कौन लोग बैठे हैं? मुझे ये बताइए, मुझे आप सारे आज जाके बताइए कि पाकिस्तान के जितने भी एमएनए हैं, आज पाकिस्तान के जितने भी सेनेट के मेंबर हैं, उनमें से कोई भी आदमी ऐसा है जो गरीब तबके से उठ के आया हो? वो तमाम लोग तो उस दुनिया में रहते ही नहीं है ना, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं उस दुनिया के साथ जो असल दुनिया है। कोई आदमी भी ऐसा नहीं है, मैंने आता नहीं देखा, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी नहीं हो। जब मैं एफबीआर में चेयरमैन था तो मेरे कमरे की खिड़की के सामने नेशनल असेंबली की बिल्डिंग थी, उसमें मैंने कोई एमएनए आज तक किसी छोटी गाड़ी में आता हुआ नहीं देखा। तो आप मुझे ये समझा दें कि वो लोग जिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, वो उनको क्या ताल्लुक है अवाम के साथ, या आपके साथ टीवी में बैठ के बातें करते हैं कि जी ये अवाम का महंगाई महंगाई महंगाई। उनके उस घर के जिस जगह वो बैठे हुए हैं उसके पीछे का डेकोरेशन दिखे ना, वो किस लेवल का होता है। जो लोगों की महंगाई की बातें कर रहे हैं, तो सर ये नदीम साहब, ये जो बातें आप और हम ये जो बातें करते हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मुनाफिक हैं। ये लोग मुनाफिक है, ये इनको इनको पता है कि हम गरीबों की बात नहीं कर रहे। देखिए बात ये है कि मईशत जो होती है मुल्क की, वो उसके दो फैक्टर होते हैं। एक होता है जो मैं बैठ के ओवरऑल इंडिकेटर लगाता हूं, मेरे लिए वो इररेलेवेंट है।
अगर पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान अगले साल 5% की जगह पर 8% ग्रोथ कर लेता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा गरीब तबके की डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ती। अब अगर मुझे आप ये कह रहे हैं इसमें शब्बर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि अगर ग्रोथ होती है तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट तो आना चाहिए ना। ग्रोथ की वजूहात हैं, ग्रोथ की वजूहात में आपका सनती शोबा है, ग्रोथ की वजूहात में आपका ज़रई शोबा है, ग्रोथ की वजूहात में आपका सर्विसेज सेक्टर है, तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट तो आना चाहिए। देखिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो थी दुनिया में, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी नाकाम हो जाती है जब आपकी टैक्सेशन सिस्टम नाकाम होती है। ट्रिकल डाउन थ्योरी उस वक्त चलती है जब आपकी तमाम इंडिकेटर परफेक्ट होते हैं। ट्रिकल डाउन नहीं चल रहा है दुनिया में, खुद ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी नाकाम हो चुकी है। ये जो इंग्लिश की टर्म है कि जी जब आप ग्रोथ होगी तो नीचे पब्लिक में चला जाएगा, ये नहीं है। अमेरिका में पिछले पिछले 100 साल में निहायत इंप्रूवमेंट ग्रोथ हुई है इन द लास्ट 100 ईयर्स। मगर उस दौरान में जो गरीब और अमीर का फर्क है वो बेताशा बढ़ चुका है। आज अमेरिका में गरीब की इकोनॉमी से इशू है। आज मैं पाकिस्तान को छोड़ दें, आज अमेरिका में जो एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, कोई भी आदमी अपना इलाज प्राइवेट नहीं करा सकता। अमेरिका की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। और हम पाकिस्तान में वो बदकिस्मत लोग हैं जो इतनी गुर्बत के बाद लोगों को कहते हैं कि अपना इलाज प्राइवेट कराओ। तो ये निजाम तो अल्लाह ताला के निजाम के खिलाफ चल रहा है। ये तो तबाही की तरफ जाएगा ही जाएगा। आप मेरी बात को समझें, अमेरिका में आज भी कोई मेडिकल सर्विस किसी बंदे के पास इतनी ताकत नहीं है, आम आदमी के पास, कि वो मेडिकल सर्विस प्राइवेटली करा सके, और वो सारी सर्विस गवर्नमेंट कराती है। तो आप मुझे बताएं, वो तो गवर्नमेंट से करा रहे हैं, और हम ये नालायक बंदे यहाँ बैठ के पाकिस्तान में गरीबों को जो बेचारे 50,000 कमा रहे हैं उनको बोल रहे हैं तुम प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराओ। ये वो जुल्म है, ये वो माशरती जुल्म है नदीम साहब, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत हमारे पास आ ही नहीं सकती कभी। हम अल्लाह की नहीं, रहमत से दूर हैं। अब शब्बर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि नहीं, शब्बर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये जो एक मतवाजी, देखें मतवाजी तरीक़ाकार भी तो हम ही चला रहे हैं ना। अगर कैश इकॉनमी 50% पे पहुंच गई है, हम पहले पैरेलल इकॉनमी की बात करते थे और उसको अपनी जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उससे बड़ा करार देते थे। जब ये सूरत हाल हो तो फिर इसमें से आप कैसे निकाल सकते हैं इस तरह के इक़दाम कि जो बेहतर कर सकें हालात वाक़यात को? सर, इसमें से निकालने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो पुरानी जितनी भी किताबें इकोनॉमिक्स की उनको साइड पे रखें, ठीक है। और दूसरी बात फिर ये करें कि जो एक आम आदमी है, जिसका जो पाकिस्तान का आम शहरी है, उसका बजट बनाना शुरू करें रिवर्स में, कि जी आप बताएं कि जी आपको क्या चीज, किस चीज के लिए आपको चलना है। मेरी बात को थोड़ा समझें। देखिए, एक इंसान की जरूरत क्या होती है? एक इंसान की जरूरत होती है फूड, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी। ये पाकिस्तान एक किसी इंसान की 5 बुनियादी जरूरियात हैं दुनिया में। आपको ये पांचों जरूरियात, मेरी बात याद रखना, गौर से सुनना, ये पांचों जरूरियात स्टेट ने प्रोवाइड करनी है, रियासत ने प्रोवाइड करनी है। आज अमेरिका में रियासत प्रोवाइड करती है, किसी भी माशरे में रियासत प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान एक जालमाना मुआशरा है जिसमें हम तनख्वाहों की बातें करते हैं, मगर ये नहीं देखते कि फूड, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट, ये स्टेट ने इसको अपने आप से निकाल लिया है। ये माशरा नहीं चल सकता। ये इकोनॉमिक्स को वापस लाना पड़ेगा, कि आपको स्टेट को वापस आना पड़ेगा कि वो इन सब चीजों में अपने आप को वापस लाए। अगर स्टेट वापस नहीं आई। शब्बर जैदी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। आपने ये बड़ी अहम बात की है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। शब्बर जैदी साहब, आपने 5 अवामिल गिनवा दिए और कहा कि रियासत को उसकी तरफ वापस आना पड़ेगा।
रियासत का आलम यह है कि वो उस सतह पे पहुंच रहे हैं जहां पर उनके पास तनख्वाहें देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। उधार पर चलती हुई रियासत जो है वो फलाही काम कैसे करेगी, और अगर आपने फलाही काम करने हैं तो उधार लेने का जो रुझान है वो उसमें कमी किस तरह होगी? अच्छा, पहली बात तो आपका लफ्ज ही गलत है। जो आप कह रहे हैं फलाही काम, ये फलाही काम नहीं है, ये जरूरी काम है और रियासत झक मारने के लिए बैठी है। आप मुझे ये बताइए, आपने इसका लफ्ज इस्तेमाल किया फलाही काम। क्या रियासत का फर्ज सिक्योरिटी करना फलाही काम है? क्या रियासत का ये फर्ज करना कि एजुकेशन ये फलाही काम है? फलाही काम नहीं है। यही तो मुसीबत है पाकिस्तान में कि फिर रियासत क्या पाकिस्तान में झक मारने के लिए बैठी है कि उनको बड़े बड़े घर दे दें? किस बात के लिए गवर्नर सिंह यहाँ बैठा है? किस बात के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस यहाँ बैठा हुआ है? रियासत का काम वो है जो आप मैं कह रहा हूं, बाकी रियासत किस चीज के लिए है? और अगर आप कह रहे हैं कि रियासत के पास पैसे नहीं है और रियासत ये काम नहीं कर सकती तो रियासत को तोड़ दें। तोड़ने का मतलब ये नहीं है, तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि रियासत को तोड़ दें और मुल्क को खत्म कर दें। रियासत को तोड़ के छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें कि वो छोटे हिस्सों में ये काम कर सके। आपकी रियासत इसलिए नहीं चल रही कि आपकी रियासत का मंबा इस्लामाबाद है और पंजाब में आके लाहौर है। रियासत का मतलब ये होता है कि रियासत, आप मुझे ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि रियासत के पास पैसे नहीं है। 5,000 बिलियन जो रियासत ले रही है, वो पहले ये फैसला करे कि उसको इस रियासत को चलाने के काम क्या है। आपने तो ये फैसला कर लिया कि रियासत का सिर्फ एक काम है कि वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, बस बाकी रियासत झक मारती रहे। अगर रियासत का काम सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो रियासत का कोई मकसद नहीं है, रियासत खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं खत्म होगी तो वैसे खत्म हो जाएगी। सोवियत यूनियन इसलिए खत्म हो गया। कोई भी रियासत जो अपने इन कामों से अपने आप को एब्जॉल्व कर लेगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये रियासत खत्म हो जाएगी और ये रियासत खत्म हो रही है। जो सियालकोट में हुआ अब उसका मतलब ये नहीं, नहीं शबर जैदी साहब, है। ज़रा मैं ये सवाल भी आपसे करना चाह रहा हूँ। मैंने फलाह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया था कि मतलब ये इंसान और इंसानियत की बेहतरी के लिए है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हुकूमत मिनी बजट ला रही है, 350 अरब रुपए के इस्तिस्ना वापस हो रहे हैं। आप ज़रा ये बता दीजिए कि इसके नताइज क्या होंगे। ये जो फिर बात की जाती है कि जी 3-4 महीने में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आप मिनी बजट ला रहे हैं, महंगाई ख़त्म होने का और मिनी बजट लाने का आपस में रेलेवेंस क्या है? यार मेरी बात सुनो, मैं पहली वाली बात पे आप जाता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मेरा फिर वही सवाल है कि 6,000 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, तो उसमें सिवाय एक्सटर्नल सिक्योरिटी के रियासत क्या प्रोवाइड कर रही है मुझे? तो फिर रियासत किस बात की है? मेरी बात समझे ना। मैं आप फलाई बात करते हैं, फला फला नहीं है ये। आप मुझे बताएं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अलावा रियासत ने पाकिस्तान में क्या चीज प्रोवाइड की है मुझे? हेल्थ प्रोवाइड नहीं की, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, मुझे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। तो रियासत ने क्या किया? सवाल ये नहीं है। सवाल अगला आ जाते हैं। अब आप कह रहे हैं जो मिनी बजट कोई चीज नहीं है। ये तो देखिए हमारी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो आगे पीछे हो जाएंगी। देखिए 500 बिलियन के टैक्सेस से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर नदीम साहब, जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात समझे। पाकिस्तान का मौजूदा आइन, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, पाकिस्तान का और ये शायद मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान के सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी डील करता रहा हूं, मैं एफबीआई को डील करता हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी रहा हूं। पाकिस्तान का मौजूदा आइन एनएफसी के तनाजुर में और इस टैक्सेशन सिस्टम के साथ पाकिस्तानी रियासत को लेके नहीं चल सकता। पाकिस्तान के पास इस वक्त 55 ट्रिलियन का डेट है और वो डेट पाकिस्तानी रियासत के तमाम आमदनी को खा रहा है। तो रियासत के पास सिर्फ दो खर्चे हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और डेट सर्विसिंग। अगर रियासत सिर्फ ये करेगी, डेट सर्विसिंग और सिक्योरिटी, तो फिर रियासत नाकाम हो जाएगी। ये एक हकीकत है। इसको आप लोग मीडिया वाले शर्माते हैं कहते हुए कि ये रियासत नाकामी की तरफ जा रही है। जिस रियासत का टोटल रेवेन्यू जितना आता है, चलो उस 5-6 हजार आता है, वो 7,000 आ जाएगा। उस 7,000 रेवेन्यू का 70 to 80 बल्कि 90% डिफेंस और डेट सर्विस में चला जाता है। तो जो बाकी बचता है 10-12-15%, वो एनएफसी का जो हमने मजाक किया हुआ है उसमें जा रहा है। तो फिर रियासत किसी भी हाल में
उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिसको आप बार बार नहीं, गरीब तबका, इसमें महंगाई, इसमें वो सब। शबर जैदी साहब फिर सवाल ये पैदा होता है कि सूबे जो हैं उनको भी तो वसाइल चाहिए, वहाँ भी तो आखिर ये जो सेहत है या तालीम है, बुनियादी तौर पे ये सूबों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो प्रोवाइड मैं करें। आपकी बात आखिर नहीं, सूबाई मैं हुकूमतें मानता इतनी हूँ बड़ी हैं। मुझे एक बात बता दें, लाहौर शहर में रहते हैं आप लाहौर शहर में रहते हैं, मुझे बता दें कितने लोग मेयो हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं? तो वो क्या करें, झक क्यों मार रहे हैं वो लोग? मुझे बताएं ना, मेयो हॉस्पिटल से लाहौर शहर का कितना आदमी इलाज कराता है? या कराची में सिविल अस्पताल से कौन इलाज करता? तो ये डॉक्टरों को बिला वजह हायर करके तनख्वाहें देना और घोष स्कूल बनाना, ये पाकिस्तान को रीऑर्डर करना पड़ेगा। ये सूबाई गवर्नमेंट के जो खर्चे की मशीन बनी हुई है, ये खत्म करें। मैं यही तो कह रहा हूं आपको, जो खर्चा पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट कर रही है हेल्थ के ऊपर, या जो खर्चा एजुकेशन में पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट कर रही है, नदीम साहब क्या आप समझते हैं कि वो 100 रुपए का बदला आ रहा है? ये है मसला पाकिस्तान का मसला ये है। नहीं तो फिर शबर जैदी साहब क्या जाए? आप तो ये कह रहे हैं कि रीवैम्प कर दें सारी सूरत हाल को, और फौरन सूबों को तोड़ दिया जाए, और या तो यूनिटी गवर्नमेंट लाई जाए, एक पूरा पाकिस्तान एक कंट्री हो, या फिर इसके अंदर 12 सूबे हों। ये नहीं हो सकता। ये जो आज आपने चलाया हुआ है, ये जो आज आप जिस तरह मुल्क चला रहे हैं, आप बताएं ना मुझे, मैं अगले साल का बजट कैसे बनाऊंगा? मेरा 55 ट्रिलियन का डेट है इस वक्त, 55 ट्रिलियन का डेट है पाकिस्तान के ऊपर, 55,000 बिलियन का डेट है पाकिस्तान के ऊपर, और डिफेंस का खर्चा हमारा एक फिक्स्ड है। तो मुझे ये बताएं कि दो खर्चे लेने के बाद आप मुझे बता दें कौन माइकल लाल पाकिस्तान का बजट बनाने को तैयार है? तो ये तो मगर कोई बुरी बात नहीं है, पहले ये फैसला करें कि रियासत नाकाम हो चुकी है, फिर आगे बढ़े ना। अगर आप नहीं शब्बर जैदी साहब, अगर आप ये कह रहे हैं मजीद सूबे बना दें, जो थोड़े हैं वो तो आपसे संभल नहीं रहे, मजीद बना दें, एक मजीद जो फेरा क्रिएट कर दें एलीट अशरफिया का। समझ नहीं रहे, इसलिए नहीं समझ रहे कि वो उनकी साइज समझने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक आदमी लाहौर बैठ के मियांवाली से लेकर सादकाबाद को कंट्रोल नहीं कर सकता, यही तो मैं कह रहा हूं। एक आदमी देखिए मेरी बात सुने, एक जगह है कराची में हब, जो कराची से 12 मील दूर है, और एक जगह है जाके नौशकी। ये पूरा सूबा बलूचिस्तान है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। वो जो कोयटा में बैठा है एक सेक्रेटरी, वो हब से लेकर नौशकी तक कंट्रोल कर रहा है, उसका तो वालिद भी नहीं कर सकता ये काम कभी। ये सोचे ना, ये हमने क्या खेल खेला हुआ है। देखिए ये सारे जो सूबे बने हुए हैं, ये इकोनॉमिकली अनवायबल हैं। देखिए बात समझे, जिस तरह कारोबार का यूनिट होता है ना, पहले वायबल बनाते हैं उसको। पहले ये फैसला करें कि ये जो सारी गवर्नमेंटें हैं, ये सारा फाइनेंसेस है, या तो आप फैसला करें कि इकोनॉमिक्स रेलिवेंट है। अगर इकोनॉमिक्स रेलिवेंट है तो पाकिस्तान का कोई सूबा भी ऑन इज ओन अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है। पंजाब एक डेफिसिट सूबा है, सिंध में दूसरे प्रॉब्लम्स है, बलूचिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं। मेरी बात कहने की ये है कि अगर पंजाब के आप 3 या 4 सूबे करते हैं तो वो ज्यादा मैनेजेबल है, और उसके आगे सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसके आगे भी जाऊंगा। मैं तो लोकल बॉडीज को एम्पावर करूंगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अच्छा शबर जैदी साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो हुकूमत कह रही है कि 3-4 महीने में महंगाई खत्म हो जाएगी? मैं थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे कि महंगाई है, वो पीएम वाला कहेगा नहीं है, इमरान खान साहब कहते रहेंगे है नहीं है। जो मैं आज आपकी बात में कह रहा हूं, ये बात आप आज लिख लीजिएगा। ये बात आप 2-3 साल बाद सारे पाकिस्तान कहेगा, क्योंकि इंडिया जो था, जब इंडिया आजाद हुआ था, उसमें 12-15 सूबे थे, आज उसके अंदर 23 सूबे हैं। उनकी मैनेजमेंट बेहतर हुई है। दुनिया में हर जगह ये फैसला हुआ है कि जहां भी आप एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को छोटा करते हैं, उसकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। अब आपने पाकिस्तान में 47 से लेकर आज तक कोई सूबा नहीं बनाया है। तो जब तक आप इंडिया में 23 सूबे बने, उन्होंने अपने हर सूबे को तोड़ दिया है। तो आपका जो पंजाब है, इंडिया के पंजाब के अंदर 3 सूबे हैं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो ये नहीं हो सकता कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि एक बंदा मियांवाली से लेकर और सादकाबाद तक कंट्रोल कर सकता है, सेक्रेटरी लाहौर में बैठा हुआ सेक्शन ऑफिसर। ये नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये आप शबर जैदी साहब गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इस पे और भी बहुत सी गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है।
बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। नाज़रीन, ये थे साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।